हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर क्लास कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को देखते हैं जो लगातार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कवर होते रहे हैं, और वो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जिसे हम लोग पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई सारे पहलू हैं, कई सारे एस्पेक्ट भाग हैं, जिनको हम एक एक करके धीरे धीरे करके देखेंगे। तो पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IUCN, जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं। आप एक बार फिर से सुनो, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी, और वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित कई सारे दस्तावेज पब्लिश करता है, जिसमें रेड डेटा बुक प्रमुख है। आप यहाँ ध्यान में रखना कि IUCN यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष डॉक्टर ब्रूनो ओबरेल हैं। तो रेड डेटा बुक में वैसे प्राणियों को, वैसे जीवों को रखा जाता है जो कि अत्यंत ही संकटग्रस्त हैं और उनके संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसी तरह से ब्लू डेटा बुक का पब्लिकेशन होता है। इसमें ऐसे जीवों को रखा जाता है जो कि रेड डेटा बुक से कुछ हद तक सुरक्षित हैं। IUCN ने 1964 से रेड डेटा बुक का पब्लिकेशन शुरू किया है। इसमें दुनिया भर के कई सारे जीव जंतु शामिल हैं, जिनमें हमारा देश भारत भी है। भारत के भी कई सारे पशु पक्षी अत्यंत ही संकट की स्थिति में हैं और लगभग लुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। तो कैसे उनका संरक्षण किया जाए, उसके क्या उपाय हैं, इसके संबंध में सरकारें, IUCN और UNO लगातार डिस्कशन करता है, कई सारे प्रोग्राम बनाता है। तो पहले हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ टॉपिक को देखते हैं। पर्यावरण के मुख्यतः 6 थीम होते हैं: भोजन, पानी, हवा, आवास, यात्रा, और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हम वस्तुओं का निर्माण कैसे करते हैं। तो इन सभी का हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ हमारे आसपास के पर्यावरण में जो फ्लोरा एंड फौना है, जीव और वनस्पति हैं, उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में इकोलॉजी के जनक श्री रामदेव मिश्र को माना जाता है, और डॉक्टर ओलिनेरेस को पर्यावरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप पर्यावरण से संबंधित कई संस्थानों को देखते हैं, जिनमें एक भारत का प्रमुख संस्थान है जिसे हम नीरी कहते हैं, NEERI, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि महाराष्ट्र के शहर नागपुर में है। उसी तरह से भारत का पहला सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन 1989 में अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। आप जानते हो कि हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पहली बार पर्यावरण दिवस 1972 में मनाया गया था, और 5 जून को ही इसलिए मनाते हैं क्योंकि 5 जून को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है। देखिए, हम लोग अपने आसपास के वातावरण के संबंध में एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे बायोम कहा जाता है। इसको हम लोग हिंदी में जीवोम कहते हैं। बायोम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक जिसमें जीवन है, एबायोटिक जिसमें जीवन नहीं है। तो बायोटिक और एबायोटिक
आपस में इंटरैक्शन करते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। आप एक बायोम का एग्जांपल इस तरह से समझो कि आप रास्ते में बाइक से, गाड़ी से, पैदल किसी भी तरह से जा रहे हो, आपको रास्ते में एक छोटा सा तालाब दिखता है, तो आप देखोगे कि उस तालाब में सिल्ट है, पानी में गैसेस घुली हुई हैं, ऊपर से सोलर रेडिएशन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें एबायोटिक हैं। और उसी तालाब के अंदर में मछलियाँ हैं, अन्य जलीय जीव हैं, वनस्पति हैं, ये सारे बायोटिक हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है और दोनों ही एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी सबसे बड़ी बायोम है और एक छोटा सा तालाब सबसे छोटा बायोम है। स्थलीय बायोम की बात करें तो साइबेरिया के क्षेत्र में जो टैगा क्षेत्र है, टैगा रीजन है, जहाँ पर सालों भर बहुत भयंकर ठंड पड़ती है, तो टैगा का बायोम सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। तो इस बायोम में अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, इसके प्राकृतिक विकास पर हम अपना सिस्टम यूज करना शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति का विनाश होगा। और इसी कारण से आप देख रहे हो कि अभी 2023 में मानसून की क्या स्थिति है। कई कई राज्यों में इतनी भयंकर बारिश है, कई राज्यों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश के कई सारे क्षेत्र हो गए, बारिश बिल्कुल भी नहीं है। तो यही तो जलवायु परिवर्तन है, यही तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। तो जैसा कि हम लोग IUCN के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी हम लोग देखते हैं कि IUCN का जो रेड डेटा बुक है, जिसमें इंडेंजर्ड, अत्यंत ही संकटग्रस्त प्राणी जो हैं और जो भारत में हैं, उनकी क्या स्थिति है, कौन कौन से प्राणियों को शामिल किया गया है। यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि 1964 से रेड डेटा बुक का पब्लिकेशन हो रहा है। तो भारत में 132 पशुओं और वृक्षों को शामिल किया गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे विग्रोस अर्टाइटस कहा जाता है, यह गुजरात और राजस्थान में पाया जाने वाला एक पक्षी है। अत्यधिक शिकार के कारण और जलवायु में हो रहे बदलावों के कारण इनकी संख्या में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। तो IUCN ने इसे रेड लिस्ट में शामिल किया हुआ है। उसी तरह से हिमालयन मोनल एक संकटग्रस्त प्राणी है। एंटीलोप, जिसे हम कृष्ण मृग कहते हैं, वो भी IUCN के रेड लिस्ट में है। प्लेटिनेस्टा गंगेटिका, जिसे हम गंगा की डॉल्फिन कहते हैं, और गंगा नदी तो डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है ही, ये भी संकटग्रस्त जीव में शामिल है। भारत सरकार ने डॉल्फिन की रक्षा के लिए 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। आप यहाँ ध्यान में रखना कि इसकी घोषणा 5 अक्टूबर 2009 को ही हुई थी। इसी कारण से हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को माही माही डे मनाते हैं, क्योंकि डॉल्फिन को माही माही मछली भी कहा जाता है। उसी तरह से नीलगिरी लंगूर, जो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, वो IUCN की लिस्ट में है। पश्चिमी घाट में ही पाया जाने वाला लायन टेल मंकी, ये भी IUCN के रेड लिस्ट में है। हंगुल, जो कि कश्मीरी हिरन है। संगई हिरन, जो मणिपुर का हिरन है। ओलिव रेडले कछुआ, जो कि उड़ीसा में पाया जाता है, ये भी एक संकटग्रस्त प्राणी है। इसके संरक्षण के लिए गहिरमाथा सेंचुरी बनाया गया है। समुद्र के एक भाग को सेंचुरी के रूप में विकसित किया गया है। तो ऐसे कई सारे प्राणी हैं, कई सारे पशु पक्षी हैं जो अत्यंत ही संकटग्रस्त हैं, जिनके जीवन पर बहुत गंभीर संकट है। तो ये केवल परीक्षा का ही विषय नहीं है, ये आम जनजीवन से जुड़ा हुआ एक सामान्य सा सवाल है। तो इसको केवल परीक्षा की दृष्टि से ही मत देखिए। आप परीक्षा
पास कर जाइएगा जॉब हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर्यावरण के संरक्षण से मुक्त हो गए, आगे तो आपको करना ही है। और हाँ, एसएससी के बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो जब भी आपको अब इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलें, ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर प्रश्नों को आपने पहले से नहीं सुना है तो उसे राइटिंग करके पढ़िए, बदले हुए पैटर्न को अपनाइए, पढ़ते रहिए, सेट बनाते रहिए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।